बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। मुझे बचपन से ही अल्लाह के घर को देखने का, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने अपने अब्बा से भी कई बार कहा कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ। अब्बा बोले, बेटी मेरे पास तो इतनी अस्ताद नहीं, तुम अपने शौहर के घर जाकर अपना ये शौक़ पूरा कर लेना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हज और उम्रे पर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मेरी शादी हुई, मैंने अपने शौहर से भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे याद है मेरी इस ख्वाहिश और तमन्ना का सुनकर मेरा शौहर बहुत खुश हुए थे। कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर उम्रे पर नहीं बल्कि हज पर जाऊंगा। मेरी शादी रमज़ान से पहले हुई थी। छोटी ईद के बाद हम हज की तैयारियां करने लगे क्योंकि मेरे शौहर ने बहुत पहले ही इस दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देखने जा रही थी। मैं इस कदर खुश थी कि बता नहीं सकती। बड़ी ईद से कुछ दिन पहले मेरे शौहर ने मुझे बताया कि हमें हज के लिए कुछ ही दिन में रवाना होना होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन रात को जब मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर के चेहरे पर परेशानी थी। वो पासपोर्ट को देखते हुए मुझसे एक सवाल करने लगे, नगीन मुझसे वादा करो, वहाँ जाकर तो मुझसे बेवफाई तो नहीं करोगी ना। शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आलम, आपको हो क्या गया है? आपको क्या लगता है कि आपकी नगीन कभी आपसे बेवफाई करेगी? ऐसा सोचिएगा भी मत। मियाँ बीवी में हज़ार झगड़े और इख्तलाफात हो जाएं, लेकिन वो आखिर में हमेशा एक साथ होते हैं। ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा ख्याल आए तो आप मेरी आंखों में देख लीजिएगा। अच्छा बस, अब ज़्यादा फिल्मी बातें ना करो। मेरे शौहर की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। पता नहीं क्यों हज पर जाने से पहले इन्हें ऐसा ख्याल भी आया। हालांकि तो लोग हज पर जाने से पहले अपने अल्लाह के अलावा किसी को याद नहीं करते, और मैंने भी यही सुना है कि हज और उम्रे पर जाने से इंसान के दिल में मौजूद सभी खदशे ख़त्म हो जाते हैं और इंसान पहले की तरह तरोताज़ा हो जाता है। हज पर जाने से पहले मेरी शौहर की फुप्पो ने हमसे कहा कि तुम लोग मेरे घर दावत पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। पता नहीं क्यों फुप्पो ये बात मुझसे ऐसे कर रही थी जैसे कि मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन कुछ बताना भी चाहती हूँ। जब मैं फुप्पो के घर गई, खाने के बाद मुझसे कहने लगी कि बेटी ऊपर छत पर आना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं पुप्पो के पीछे पीछे छत पर चली गई तो कहने लगी, बेटी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत और आफात आ जाती हैं, लेकिन तुम हज पर जा रही हो। तुम अपने शौहर के लिए दुआ करना और वहाँ अपने शौहर को छोड़ने का सोचना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं पुप्पो की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शक में पड़ गई कि आखिर उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। अगर ऐसी कोई बात ना होती तो मेरा शौहर और मेरी फुप्पो एक ही बात क्यों करते। मेरे दिल में हजारों अंदेशे थे और खौफ अलग थे। मेरा जी चाहता था कि मैं जाकर ये सारी बातें अपने अब्बा को बताऊं, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने कहा, जो इतने पाक घर की ज़ियारत के लिए जा रही हूँ तो वहाँ मेरे साथ कैसे कुछ बुरा हो सकता है। जिंदगी आगे बढ़ती रही। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां जाकर मैं हज भी कर पाऊंगी या नहीं, मेरे जहन में बार बार ये सोच आ रही थी। पता नहीं क्यों एक बार तो मुझे ऐसा ख्वाब भी आया था कि जैसे मैं खाने काबा तक जाते जाते खींच ली जाती हूँ और हज मुकम्मल नहीं हो पाता। मैं अल्लाह से लाख दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ऐसा मौका ना आए कि मेरी मुराद पूरी हुए बगैर मुझे वहाँ से वापस आना पड़े। पर किसने सोचा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम दोनों रात गए तक इबादत किया करेंगे, इसलिए आप मक्का से करीब करीब होटल लीजिएगा जहाँ से खाने काबा पास हो और हमें वहाँ ठहरने में कोई वक्त ना हो। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमारा होटल हरम से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, हम वहाँ पर इबादत करने के लिए ही जा रहे हैं।
हमारी इबादत में कोई खलल नहीं होगा, तुम किसी चीज़ की फिक्र न करना। मैं अपने शौहर की बातें सुनती तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता। एक अजीब सा अंदेशा था जो मेरे जहन पर सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। हज से 2 दिन पहले की बात है, जब मैं इबादत करने की खातिर नफल पढ़ने रात को अपने कमरे से निकली। मेरे पास अपना बैग भी था जिसमें मैंने पासपोर्ट, पानी की बोतल और छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। मुझसे गलती हुई कि मैं अपना पासपोर्ट वाला बैग लेकर बाहर आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मैंने एक औरत को पाया जो दीदे फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। औरत की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी शक्ल सूरत देखी भाली लग रही थी, लेकिन याद नहीं आता था कि मैंने इसे कहाँ देखा है। खैर, मैं उससे बातों में मसरूफ हो गई। मैंने कहा कि मैं इबादत करने जा रही हूँ। कहने लगी, अभी तो हरम में सफाई हो रही है, लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। क्या तुम्हारे होटल में खाने पीने का बंदोबस्त है? मैंने कहा, मुझे अभी तक याद नहीं, हमने जो भी खाया बाहर से खाया। औरत ने कहा कि तुम मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ और बाकी कागजात भी, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे होटल में खाने पीने की सहूलत है या नहीं। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो औरत इसरार करने लगी। बोली कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा। खैर, मैंने उस औरत को पासपोर्ट अपने हाथ से ही दिखाया तो वो हंसकर बोली, अरे पासपोर्ट से होटल का थोड़ी ना पता चलता है। मेरा मतलब था कि तुम मुझे पासपोर्ट और दीगर कागजात दिखाओ। मैं उस औरत की बात पर बहुत ज्यादा हैरान हुई। फिर उसने कहा, चलो अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो तुम मत दिखाओ। वो पासपोर्ट को देखकर सख्त हैरत में मुब्तला हो चुकी थी। मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरी शादी तकरीबन 5-6 महीने पहले हुई है। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मुझे देखने लगी, जैसे उसने पहली बार किसी शादीशुदा औरत से बात की हो और शादी करना कोई जुर्म हो। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मेरा शौहर यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार करता है, उसके पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। तुम मेरे घर चलोगी तो तुम्हें किसी महल जैसा मंजर देखने को मिलेगा। औरत की बातों से मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी मालूम होने लगी। फिर बोली, तुम्हें पता है, यहाँ पर चोरी चकारी और जराइम का तो अंदेशा ही पैदा नहीं होता। ये पाक शहर है, यहाँ पाक लोग रहते हैं। अगर कोई नापाक आ भी जाए तो पकड़ा जाता है। उसकी बातें बड़ी सख्त और कड़वी थी। मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस मुल्क में तो किसी बुराई का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। सो मैं उसके साथ चली गई। मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे घर जाओगी तो तुम्हें दुनिया का होश नहीं रहेगा। उसकी अजीब सी बातें थीं, पर मैं उसके साथ चलती रही और चलते चलते वो एक गाड़ी तक पहुंची। लो आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी को चलाने वाला एक बड़ा सा आदमी था जो काले रंग का था। मैं ये देखकर मजीद हैरान थी कि ये औरत बाकायदा गाड़ी लेकर यहाँ आई थी। क्या इसका मकसद सिर्फ मुझसे बातचीत करना था? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो औरत मुझसे बात करना चाहती थी तो वो मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर यहाँ से वापस चली जाऊं, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे यकीन आ गया, वो किसी तरीके से भी मुझे कोई बुरी औरत मालूम नहीं हो रही थी। मैं खामोशी से बैठी रही। गाड़ी 20 मिनट चलने के बाद एक जगह पर रुकी। बाहर एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग था और उसके अंदर एक सफेद रंग का घर जो कि किसी महल से कम नहीं लगता था, और घर का डिजाइन वाकई में मुगलिया दौर के किसी महल के जैसा था। मैं वहां से उतरी। वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके चेहरे पर करख्तगी छा गई। अब तुम यहाँ आई हो तो मेरी मर्जी से ही जाओगी। उसने बड़े अजीब से लहजे में ये बात कही थी। जाहिर है मेहमान तो मेजबान की मर्जी से ही जाता है। ये कहता हुआ एक और आदमी इस घर से बाहर निकला। उस आदमी का कद बहुत लंबा था। वो बहुत ही ज्यादा जालिम इंसान लग रहा था, लेकिन उसका कद झुका हुआ था। वो आजिज मालूम होता था। उसने मुझसे बात की।
कहा कि बेटी जाओ, जाकर कमरे में बैठो, आराम करो। अब तुम इस घर में आ गई हो तो इसे अपना ही समझो। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये लोग मुझे बरसों से जानते हों। फिर वो औरत मुझे दूसरे कमरे में लेकर आई, मुझसे कहने लगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, चलो फिलहाल अपने बैग से पानी निकाल कर पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूँ। शरबत का कहकर वो कमरे से निकल गई। मैं अपना बैग ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, मेरा बैग तो कहीं पर था ही नहीं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा बैग मेरा वाहिद असासा था, क्योंकि उसी के अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरे कागजात और शोहर से राब्ते के दीगर जराए थे। मैं अपने मोबाइल फोन के बारे में हमेशा बहुत ज्यादा मोहतात रहती थी, लेकिन इस वक्त मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं था। मैं अपने शोहर से राब्ता करने के काबिल भी नहीं रही थी। मैं दोबारा अपने बैग को ढूंढने लगी, पर मेरा बैग कहीं होता तो मुझे मिलता। मैंने बहुत कोशिश की, फिर आखिर में थक हार कर बैठ गई। इतने में वो औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई। मेरा बैग नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर उसने किसी किस्म के तासुरात का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे सामने ही बैठ गई। क्या बात है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? मेरा बैग, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ गुम हो गया है। अरे बेटा, पहले ये शरबत तो पी लो, अपनी सांस बहाल कर लो, वरना तुम परेशानी में सब कुछ भूल जाओगी। रही बात तुम्हारे पासपोर्ट की, तुम्हारा बैग गाड़ी में पड़ा होगा, मैं थोड़ी देर बाद जाकर देखती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मुझे सुकून महसूस हुआ। मेरे दिल को करार आया कि चलो मेरा पासपोर्ट तो वापस मिल जाएगा। मैं खुद को कोस रही थी कि मैं यहाँ आई ही क्यों, आखिर मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था? सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें की और मैं इसकी बातों में आ गई। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ख्वाह इस औरत के साथ चली आई। कम से कम मुझे ये तो देखना चाहिए था कि इस वक्त मेरा शौहर नहीं जागा हुआ, तो मैं उसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं ये बातें सोच ही रही थी कि उस औरत ने मुझे दोबारा शरबत का कहा। मैं तो शरबत पीकर सो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जहन तारीकियों में डूब रहा है। मेरी आंखों पर गुनूदगी छा रही थी, दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे। मेरी आंखें बंद हो गईं, मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। ना जाने कितनी ही देर मैं ऐसी नींद की हालत में रही। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरी जब नजर सामने पड़ी तो घड़ी पर वक्त देखकर मैं परेशान हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे और आसपास से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ये देखकर मुझे हैरत के अलावा परेशानी भी हुई कि मैं जिस घर में मौजूद थी, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी मेरे आसपास नहीं था। मैं परेशान होने लगी कि ये औरत मुझे कहाँ लेकर आ गई और ये कि मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं जल्दी से उठी। उठकर मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। परेशानी से दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो औरत ऐसी तो नहीं लगती थी कि मुझे कमरे के अंदर ही बंद कर दे। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। तकरीबन 5 मिनट दरवाजा पीटने के बाद मैंने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। तभी दरवाजे को आकर किसी ने जोर से खोला। मैंने देखा सामने वो औरत थी। औरत ने आकर मुझे सहारा देने की बजाय बहुत जोर से डांटा और कहने लगी, लड़की तुम पागल तो नहीं हो गई? क्यों पागलों की तरह दरवाजा बजाए जा रही हो? अगर मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया है तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। आपने मुझे कैद कर रखा है, मगर वो क्यों? मैं फिर से रोने लगी। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ये पाक शहर है, यहाँ जराइम नहीं होते। मैंने किसी मकसद से तुम्हें यहाँ बंद कर रखा है। मैं तुम्हारे शोहर से हिसाब कर लूंगी। फिलहाल तुम कमरे के अंदर बैठी रहो। वो औरत मुझे हिदायत देकर चली गई। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने शोहर को याद करने लगी। मेरा पासपोर्ट और बैग भी गुम हो गया था। जाहिर है, लगता है कि इसी औरत ने कहीं से उठा लिया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने उस औरत से कहा कि वो मुझे मेरे होटल तक छोड़ आए।
कहने लगी कि बीबी अगर तुम बाहर निकलोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो औरत ये कहते हुए बहुत सफाक लग रही थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। मुझसे ये बात करके उसने जैसे मुझे निढाल कर दिया था। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं बाहर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि मुझे कैद कर सकें? अल्लाह का खौफ करें। आप में जरा सी भी शर्म नहीं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारा पासपोर्ट और बैग वगैरह गुम हो गया है, मुझे इसी बात की परेशानी है। रहा सवाल तुम्हारे यहाँ बंद करने का, तो मैंने इसलिए बंद किया है कि अगर तुम बगैर पासपोर्ट के यहाँ से निकली तो तुम्हें यहाँ की पुलिस कहीं गिरफ्तार न कर ले। तुम्हें तो पता है ना यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। उस औरत की बात सुनकर मैं वक्ती तौर पर तो चुप हो गई। फिर मुझे शरबत का ख्याल आया। मैंने झट से उससे पूछा, अगर आप मुझे यहाँ इसलिए लाई थी तो फिर आपने मुझे वो शरबत क्यों पिलाया था? आप अच्छी तरह जानती हैं कि उस शरबत में कोई नशावर दवा मिली हुई थी। मैं जिसे पीते ही सो गई। जरूर इसमें आपकी कोई ना कोई साजिश है। बेटा, अल्लाह का खौफ करो, अपने कानों को हाथ लगाओ और उस रब से माफी मांगो। तुम उसके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इतना तो सोचो बेटी कि मैं तुम्हें यहाँ नेकी की गर्ज से लेकर आई थी। अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें शरबत में नशावर दवा मिलाकर पिला दी। मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटी? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? तुम खुद सोचो ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो। फिर ऐसा करके मुझे कौन सी नस्लों का सवाब मिलेगा या कानून का खजाना हाथ आ जाएगा? ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की थी कि वो औरत रवानी से उर्दू बोल रही थी। मैं उसे देखकर मजीद हैरान थी। आपको उर्दू आती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि आप एक अरबी खातून हैं, पर मैं ये भूल गई कि आप तो उर्दू बोल रही हैं। आप यकीनन मेरे ही मुल्क की होंगी। अगर आप मेरे मुल्क की हैं तो फिर मुझे जानती भी होंगी। मेरी बात सुनकर वो औरत गुस्से से उठ खड़ी हुई। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता? डायन, तू भी अपनी माँ जैसी निकली। आपको मेरी माँ का पता है? मैंने उसे मासूमाना अंदाज में पूछा तो वो बोली, नहीं, मुझे तेरी माँ के बारे में कुछ इल्म नहीं, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है तो उसे तंग करती होगी। अरे मैंने तुझे यहाँ पर पनाह दी और तू मुझे ही बातें सुनाई जा रही है। अब चुप करके बैठ, वरना मैं तुझे इसी कमरे में बंद कर दूंगी और खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक तू यहाँ से नहीं हिलेगी। उस औरत की बात सुनकर मैं थर-थर कांपने लगी। सोचा नहीं था कि मुझे मेरे शौहर की वजह से इतनी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वो मेरे शौहर आलम का भी नाम ले रही थी। खैर, मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने देखा दूसरे कमरे में भी बहस की आवाजें आ रही थी। वो औरत मेरे कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि इस बार उसने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। जिस कमरे से बहस और ऊंची आवाजों की आवाज आ रही थी, मैं भी उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने देखा वहां मेरा शौहर खड़ा था, उस आदमी से ऊंची आवाज में बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत को भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटी तो एक जवान औरत थी जो कि कद में मुझसे काफी लंबी थी और वो मुझे आगे जाने से रोक रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगी। उसे देखकर मैं सहम गई। कौन हो तुम? क्यों मुझे रोक रही हो? मैंने उससे पूछा तो बोली, कौन हूँ? ये तो तुम्हारे शौहर को पता है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम किसी बात को नहीं जानती। तुम तो बस झूठ में जिंदगी गुजार रही हो। अभी जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम अपना सर नोच लोगी, लेकिन उस आदमी के साथ दोबारा नहीं रहोगी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। बकवास बंद करो। मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। तुम्हारा शौहर तो सिर्फ तुम्हारा ही शौहर नहीं, किसी और का भी शौहर है। उस लड़की की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। किसी और का शौहर? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी शादी कुछ महीने पहले ही हुई है।
ایسا برا وقت نہیں آیا مجھ پر کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے اور مجھے پتا بھی نہ ہو۔ دوسری شادی اس نے نہیں کی، وہ تم نے کی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کوئی اور ہے۔ کوئی اور ہے تو خوابوں میں ہوگی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کی دوسری شادی کا نام نہیں سنا۔ ارے تم کیوں سنو گی؟ تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہیں ایسی باتیں ہرگز نہیں بتائے گا، اس لیے اپنے ذہن پر فالتو کا زور مت ڈالو۔ میں نے جو تمہیں کہا ہے وہی کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی پولیس تمہیں گرفتار کر لے، پھر تم کیا کرو گی؟ ہم خود جا کر تمہاری رپورٹ لکھوائیں گے۔ سو چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ اگر میں یہاں کی جیل میں چلی گئی تو 23 سال تک باہر نہیں آ پاؤں گی۔ میرے ذہن میں ڈراؤنے خیالات آنے لگے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ایسے جانے نہیں دوں گی۔ یقیناً وہ یہاں ان لوگوں سے بحث اس لیے کر رہا ہوگا کیونکہ ان کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور وہ بات چیت یقیناً میرے بارے میں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور زور سے چلا کر اپنے شوہر کو پکارا۔ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ نگین تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے بتائے بغیر ہوٹل سے باہر نہ نکلنا۔ یہ عورت تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں آ گئی۔ اس نے تو ہمارے خاندان میں ہی اپنے مقبر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اسے سب پتا تھا کہ ہم لوگ کس جگہ پر ٹھہرے ہیں اور ہم یہاں کیسے رہیں گے۔ یہ تمہیں پھنسا کر یہاں پر لے آئی ہے اور تم اس کے ساتھ چلی آئی۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ دوسری بیوی والا چکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے نگین یہاں پر یہ بات مت چھیڑو۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہم لڑنا شروع ہو جائیں۔ میں تمہیں گھر چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ اگر تم نے یہاں لڑائی کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگیوں میں اور زیادہ زہر گھول دیا جائے گا۔ تمہارا پاسپورٹ بھی اسی نے چھپایا ہے تاکہ تم دوبارہ جا نہ سکو اور تمہیں یہاں کی پولیس گرفتار کر لے۔ لیکن میں اتنا بھی بچہ نہیں۔ میں نے پاکستان ایمبیسی سے تمہارے پاسپورٹ کی کاپی منگوا لی ہے، وہ راستے میں ہی ہے۔ تم پولیس سے مت ڈرو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ اور ہاں نائلہ، میں کسی صورت بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ طلاق لے کر تم مجھ سے وہ سارے پیسے بھی لے لو گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو تمہیں حق مہر کی صورت میں ملنا تھے وہ تمہیں ساری زندگی نہیں ملیں گے۔ تم یہیں پر رہو، جیو مرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوبارہ ایسی اوچھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیوی بہت معصوم ہے، اسے تم جیسی چال باز عورتوں کی چالوں کا نہیں پتا، لیکن اب اسے ساری حقیقت بتا دوں گا کہ کیسے تم نے مجھے اپنے جال میں پھانسا اور پھر مجھ سے حق مہر کے طور پر بھاری رقم لکھوا کر تم یہاں آ گئی۔ تم نے مجھ سے طلاق بھی اسی لیے مانگی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پھر تمہیں حق مہر کی ساری رقم مل جائے۔ یہی سب کچھ کر کے تو تم نے یہ سارا گھر بنایا ہے، اور اب تم نے اپنی ماں کو بھی میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ مجھ سے تمہارا بدلہ لے۔ شرم کرو، تم شرم کرو۔ تم جیسی عورتیں بیوی بنانے کے لائق نہیں ہوتی۔ یقیناً تمہارے باپ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، پر اب میں ساری زندگی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گا بھی نہیں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کھڑے کھڑے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن اب غصہ مجھے اپنے شوہر پر ہے جس نے مجھے اس حقیقت سے بے خبر رکھا اور طلاق دینے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میرے ابا کو یہی کہا کہ میں کنوارا ہوں۔ میری پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہم نے تو حج کر لیا، پر میرے دل میں ایک روگ رہ گیا۔ آپ کے خیال میں کیا غلطی میری ہے یا میرے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں یا بات اپنے اماں ابا کو بتا دوں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، انتظار رہے گا، انتظار رہے گا۔